वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 6। सारे बच्चे ध्यान देंगे बाबू। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि लास्ट क्लास में आपका चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी हो चुका है। तो आज हम लोग बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपका चैप्टर नंबर 9 है, इसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इट मीन्स आईटी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईटी भी बोलते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग इंटरनेट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, कि इंटरनेट क्या क्या होता है, कैसे आया, कौन कौन से सर्विसेज होते हैं, ईमेल सर्विसेज क्या होते हैं, कैसे ईमेल भेजा जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज के जो आपके जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स टू स्टोर, रिट्रीव, ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट डेटा। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वैसे सर्विसेज हैं कंप्यूटर और टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को स्टोर करने के, रिट्रीव करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, in a business content, IT is the study, design, development, application, implementation, support and management of the computer based information system। ये हमारे अगर बिजनेस के कंटेंट की बात की जाए तो इसमें आईटी हमारा पढ़ाई भी है, आईटी हमारा डिज़ाइन भी है, डेवलपमेंट भी है, एप्लीकेशन भी है, इम्प्लीमेंटेशन भी है, सपोर्ट भी है और मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में इंटरनेट के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, इंस्टॉलेशन के बारे में, प्लानिंग के बारे में जानने की प्रक्रिया को ही, लाइफ साइकिल को ही हम लोग आईटी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है इसके बारे में मैंने अंडरलाइन कर दिया है, इसको आप सारे बच्चे लिख लेंगे। अब बात करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम लोग इंटरनेट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इंटरनेट टुडे हैज़ बिकम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यानी कि इंटरनेट आज के समय में हमारे अपने जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। मोर एंड मोर पीपल्स आर ट्यूनिंग अप टू द इंटरनेट डेली एज इट ऑफर्स यू अ वाइड एज ऑफर्स यू अ वाइड वेराइटी ऑफ सर्विसेज एंड चॉइसेस। आपको अलग अलग तरह के वेराइटी, अलग अलग तरह के सर्विसेज आपको मिलते रहते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग की बात की जाए या फिर ऑनलाइन फूडिंग की बात की जाए, स्विगी, जोमेटो वगैरह बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। शॉपिंग की बात करें तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जबोंग, स्नैपडील और भी बहुत सारे वेबसाइट हैं ऑनलाइन शॉपिंग, यानी कि इंटरनेट पर अलग अलग वेराइटी के अलग अलग चीज़ वहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ है जो कि वहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ हम लोग शेयर कर सकते हैं, अपना फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, डिस्कशन अपने किसी भी टॉपिक पे कर सकते हैं, अलग अलग लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग लोगों से वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल सारे चीज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है, हम लोग आज के समय में खास करके इंटरनेट की बात की जाए तो ऑनलाइन क्लास भी हम लोग इसके ज़रिए लेते हैं, एजुकेशनल क्लास, जो कि आप अभी ऑनलाइन क्लास के ज़रिए लाभ उठा रहे हैं, ये भी हमारे इंटरनेट का ही एक हिस्सा है। ठीक है, जो जो पॉइंट मैं अंडरलाइन करते चल रहा हूँ उसको आप लोग लिखते चलेंगे, मैं धीरे धीरे करके सबको समझाते चलता हूँ। ठीक है, तो आपको लगता होगा कि क्या इंटरनेट का सिर्फ एडवांटेज ही होगा सर, डिसएडवांटेज कोई नहीं, यानी कि उसका कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल नुकसान भी है इंटरनेट का। हमारे पास लाभ क्या, हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग सीख सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि हमें सिक्योरिटी, जो भी हमारा डेटा है वो भी सिक्योर होना चाहिए, डेटा की चोरी नहीं होना चाहिए, गलत यूज़ नहीं होना चाहिए और गलत आदमी के पास गलत इन्फॉर्मेशन नहीं भेजना चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री के बारे में, आखिर इंटरनेट आया कैसे, इंटरनेट की उत्पत्ति कैसे हुई, इंटरनेट के बारे में हम लोग जानना शुरू कैसे किए। ठीक है, जब बहुत पहले की बात है 1960s के समय में, 1960 के समय में, जब अमेरिका वगैरह में कोल्ड वार चल रहा था। कोल्ड वार मतलब कि शीत युद्ध, समझे ना, बातचीत वाला युद्ध, लड़ाई झगड़ा वाला युद्ध नहीं, यानी कि हम आपके बारे में कुछ बोल दिए, वो उसके बारे में कुछ बोल दिया, इसके इस तरह से कूटनीतिक युद्ध। ठीक है, उस समय चल रहा था, तो वहाँ हमें एक कोई ऐसा सिस्टम चाहिए ताकि मेरा बात लीक ना हो जाए। ठीक है, ऐसे क्या होता था कि आदमी के थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन भेजते थे कि जाओ इस आदमी को बोल देना कि ये काम करना है। मान लो मिलिट्री के पास कोई इन्फॉर्मेशन भेजना है तो उसको बोल देते हैं कि चलो आज रात में चलना है, वहाँ पे जाके कहीं जाके बम गिराना है। तो ऐसे क्या होता था कि वो जिस आदमी को हम लोग बोले थे कि जाके सामने वाले आदमी को बताने के लिए, वो बीच में ही इन्फॉर्मेशन लीक कर देता था, किसी न किसी को बता देता था। तो ये परेशानी का कारण हो जाता था, हमारा इन्फॉर्मेशन दूसरे आदमी के पास पहुंच जाता था, जिससे कभी कभी हम लोगों को जो काम हम लोग करने वाले थे वो फेल हो जाता था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा लिंक ऑफ कंप्यूटर बनाया जाए जिसके ज़रिए डायरेक्ट
पर्सन टू पर्सन इन्फॉर्मेशन भेजा जाए, यानी कि जो आदमी को इन्फॉर्मेशन भेजना है उसी के पास इन्फॉर्मेशन जाए। मैं ये लाइन बाय लाइन पढ़ नहीं रहा हूँ बाबू, इसमें से आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा लिख लेने के लिए, मैं आपको समझा देता हूँ, इसमें आपके बुक में ज़्यादा कुछ दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने इस तरह का एक सेफ इन्फॉर्मेशन मैसेजिंग सर्विस बनाने का सोचा। तो सबसे पहले इन्होंने सोचा कि चलो भाई ठीक है, हम दो कंप्यूटर को एक बार लिंक करके देखते हैं कि जिसको इन्फॉर्मेशन देना है उसके पास भी कंप्यूटर होना चाहिए और मेरे पास भी कंप्यूटर होना चाहिए। तो दोनों के पास कंप्यूटर की व्यवस्था की गई। फिर डेवलपमेंट होते गया, धीरे 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 करके वो दोनों कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी हो गए, ठीक। अब क्या होता था कि शुरू शुरू में गवर्नमेंट थिंक टैंक के जरिए, यहाँ देखिए, इन द बिगनिंग ओनली गवर्नमेंट थिंक टैंक्स एंड अ फ्यू यूनिवर्सिटीज आर वेयर लिंक्ड। शुरू शुरू में सिर्फ थिंक टैंक और कुछ यूनिवर्सिटीज़ अमेरिका के थे, वो एक साथ कनेक्टेड हो गए। मैं अंडरलाइन कर ही देता हूँ बाबू, आप लोगों को छूट ना जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको आप लोग लिख लेंगे, मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत हो जाती है क्योंकि आप लोग लिख के दिखाते नहीं हो, ठीक है। जो ये वाला लिखा हुआ, ये अंडरलाइन किया हुआ है तो इसको अंडरलाइन नहीं करिएगा, या लिख ही लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक ही लाइन तो है, इतना ही लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 करके जब ये चीज़ सक्सेसफुल हुआ तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जैसे कि हमारा आर्मी होता है वैसे अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस होता है, ठीक है। उन्होंने एक एजेंसी का लॉन्च किया जिसका नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसको हम लोग आरपा नेट के नाम से भी जानते हैं। फिर होल ऑपरेशन वाज रेफर्ड टू एज आरपा नेट, ठीक है। इनके जरिए हमारे सारे जगह पे इंटरनेट का फैलाव होने लगा, धीरे धीरे करके सारे चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड होते रह गए और हमारा पूरा इंटरनेट सिस्टम का अगर बोला जाए डेवलपमेंट और मैनेजमेंट जो होता है वो आरपानेट के जरिए होता है। आरपानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसको भी आप लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे। तो 1969 में यूएस मिलिट्री वायर्ड 6 यूनिवर्सिटी सुपर कंप्यूटर्स। अभी अमेरिका में 6 यूनिवर्सिटी है, कुछ टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, वो आरपानेट और यूएस मिलिट्री मिलके, यूएस मिलिट्री का ही आरपानेट है, ठीक है। उन्होंने 6 यूनिवर्सिटी को कनेक्ट किया। एक यूनिवर्सिटी यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ, 6 यूनिवर्सिटी कनेक्टेड है। आप देख रहे होंगे सारे यूनिवर्सिटी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो अब इनके बीच में कोई भी डेटा का आदान प्रदान होता था सिर्फ इन्हीं 6 के बीच में रहता था, कोई कहीं दूसरे नहीं जगह नहीं जाने लगा। फिर उसी तरह से सिमिलर कॉलेजेस लिंक्स देयर कंप्यूटर्स टू बैकबोन साइटेड। अब इसके बाद क्या हुआ कि कॉलेजेस भी अपने अपने साइट को इससे कनेक्ट करने लगे। मान लेते कोई बीच में कॉलेज है तो इससे कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट हो गया, सब धीरे धीरे करके इन्फॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड होने लगा। इसी तरह से धीरे धीरे 1980s में कॉरपोरेट वर्ल्ड में, यानी कि जो बिज़नेस वाले चीज़ थे वो सारे भी एक साथ पब्लिक नेटवर्क के साथ आने लगे, यानी कि ये यूनिवर्सिटी के साथ मिलके कॉर्पोरेट वाले भी, येलो कलर से जहाँ पे कॉर्पोरेट दिख रहे होंगे वो सारे भी कनेक्ट होने लगे। फिर धीरे धीरे करके प्राइवेट कॉमर्शियल नेटवर्क भी एक साथ जुड़ने लगे। प्राइवेट कॉमर्शियल नेटवर्क 1980s में आके जुड़े, तो हमारा नेटवर्क वाइड होते गया और ऐसे ही करते 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 पूरा देश आज हमारे इंटरनेट के जरिए कनेक्टेड है, ठीक है। तो इंटरनेट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है www को अगर हम बोले डायरेक्ट इंटरनेट, ठीक है। www इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनेट। तो 1980s के समय में जब हमारा इंटरनेट काफ़ी विकास के दौर में गुजर रहा था, काफ़ी आगे की ओर बढ़ रहा था, तो उस समय में हम लोग सोचे कि क्यों ना इसको पूरे देश में फैलाया जाए। अब उस समय तो अमेरिका में ही सिर्फ फैला हुआ था क्योंकि मैंने बताया अमेरिकन यूनिवर्सिटी भी ही कनेक्टेड थे। तो 1980s में एक साइंटिस्ट थे जिनका ये सोचना था, टिम बर्नर्स-ली wrote a small computer programs of this own personal use. This program allowed pages within a computer to be linked together using keyboard, ठीक है। कीबोर्ड के जरिए हम लोग उसको यूज कर सकते थे, उसी को हम लोग www कहते हैं और इसका डेवलपमेंट 1980s में हुआ था। इसको भी आप लोग पॉइंट बना के लिख लेंगे। इसके ज़रिए क्या हुआ कि हमारे पूरे देश में हर एक पर्टिकुलर आदमी, हर एक आदमी इंटरनेट यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आप बताएंगे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंटरनेट पे, कुछ फाइल्स होते हैं जिसको आप लोग देखते हैं, वो लिखा कैसे जाएगा, वो कैसे हमारे पास आता है। तो डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग लैंग्वेज यूज टू लिंक डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड HTML, जिसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। अंटिल 1992 इंटरनेट मेनली रिमेन
टेक्स्ट बेस। 1992 तक सिर्फ हमारा इंटरनेट टेक्स्ट होता था, यानी कि लिखा हुआ होता था, कोई पिक्चर नहीं होता, कोई भी कुछ नहीं हुआ करता था, ठीक है। फिर धीरे 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 करके डेवलपमेंट होते गया, तो फर्स्ट इंटरनेट ब्राउज़र लॉन्च किया गया। इंटरनेट ब्राउज़र यानी कि इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, जिसको हम इंटरनेट ब्राउज़र कहते हैं। जो पहला इंटरनेट ब्राउज़र हुआ NCSA मॉसिक, पहला इंटरनेट ब्राउज़र हमारा NCSA मॉसिक था, जो पहला इंटरनेट ब्राउज़र था जिसके ज़रिए हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म था नेशनल सेंटर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इलियंस, ठीक है। ये हमारा NCSA मॉसिक का फुल फॉर्म हुआ करता था। इसको अभी आप लोग लिख लेंगे, जो मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये प्रोग्राम अमेरिका के एक डेवलपर थे, एक अमेरिका के कंप्यूटर इंजीनियर थे जिनका नाम था मार्क एंडरसन। उन्होंने ही डेवलप किया था NCSA को, ठीक है। NCSA मॉसिक बिकम द फर्स्ट ऑफिशियल वेब ब्राउज़र। उस समय NCSA फर्स्ट कंप्यूटर ब्राउज़र बना था। दिस ब्राउज़र मेड इट ईजियर टू एक्सेस डिफरेंट वेबसाइटेड, जो भी अलग अलग तरह के वेबसाइट होते थे, इस ब्राउज़र के जरिए हम लोग आसानी से एक्सेस कर पाते थे, ठीक है। सून वेबसाइट कंबाइन मोर देन जस्ट टेक्स्ट, दे ऑल्सो हैड साउंड्स, वीडियोज, इमेजेस एंड मैनी मोर थिंग्स। अभी के समय में आप लोग देखते होंगे अपने वेबसाइट पे वीडियो भी देखते हैं, ऑडियो भी देखते हैं, साउंड्स भी ये साउंड भी देखते हैं, पिक्चर्स भी देखते हैं, टेक्स्ट भी देखते हैं, सारे चीज़ हम लोग देखते हैं। तो ये आपका इंटरनेट का डेवलपमेंट जैसे जैसे होने लगा, उसका एक फॉर्मेट दिया गया, वेबसाइट पर क्या क्या चीज़ रह सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। और कोई परेशानी होगा तो आप लोग पूछेंगे भी, ठीक है। तो अब हमारे पास सर्च इंजन है, तो सर्च इंजन के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। यहाँ पे आपको मैं एक और एक्टिविटी 2 का एक काम दे देता हूँ। टेल द नेम ऑफ फ्यू कॉमनली यूज वेबसाइट्स एंड वेब ब्राउज़र्स। आपको कुछ कॉमनली वेबसाइट और वेब ब्राउज़र्स के बारे में बताना है। तो आपको 5 वेबसाइट और 5 वेब ब्राउज़र के बारे में कॉपी में लिख के दिखाना है, और साथ साथ में जो नोट्स आपके हैं उसको भी लिख के दिखाना है। ओके, थैंक यू। इस क्लास में इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में वेब ब्राउज़र के साथ। थैंक यू।